नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ में हूँ आपके साथ विवेक। बिहार में इस वर्ष के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन अभी तक बिहार चुनाव को लेकर के भारतीय मीडिया में या कहीं भी इस तरह की कोई चर्चा सुनाई नहीं दी। तमाम तरह की घटनाओं के पीछे बिहार की राजनीति का या चुनावी तैयारियों का शोर दबा रहा। अचानक से पिछले 3-4 दिनों में कुछ ऐसी घटना घटी कि बिहार इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। भारतीय राजनीति में या भारतीय मीडिया की चर्चा में, लोगों की आपसी बातचीत में बिहार सुर्खियों में बना हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लालू प्रसाद यादव जी ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया, और यही नहीं, उन्होंने उनको अपने परिवार से भी अलग करने का निर्णय लिया है। इसके पीछे अचानक से जो भूचाल आया हुआ है और विपक्ष ने इसको हथियार की तरह इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया है, एक हथियार की तरह अपने हाथ में ले लिया और आरजेडी के ऊपर वो पलटवार चालू कर दिया है, खास तौर से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने। इस समय बिहार की राजनीति में चर्चा गर्म है और चर्चा है तेज प्रताप यादव को लेकर के। तेज प्रताप यादव ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। तेज प्रताप यादव ने हाल ही में एक्स पर एक दावा किया और एक फोटो साझा किया, जिसमें अनुष्का यादव नाम की एक युवती के साथ उन्होंने कहा कि वो पिछले काफ़ी दिनों से संपर्क में हैं और वो लिव इन रिलेशन में हैं एक दूसरे के साथ। और उसकी घोषणा होते ही विपक्ष ने चूंकि इसको हथियार बनाया और लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया तेज प्रताप यादव को। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव लगातार आरजेडी ही नहीं, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के प्रति भी हमलावर हैं। भारतीय राजनीति में कुछ नया नहीं है। इस तरह की घटनाएं हमेशा जब चुनाव नज़दीक आता है घटती रहती हैं। किसी नेता की छवि को लेकर के कोई खुलासे किए जाते हैं या भ्रष्टाचार को लेकर के उसके ऊपर प्रहार किया जाता है। आरजेडी के ऊपर भी शुरुआत में तमाम तरह के इस तरह के आरोप लगे, ईडी की तमाम कार्रवाइयाँ हुई, लालू प्रसाद यादव के परिवार को नोटिस भेजे गए। अब ये एक और हमला करने का मौका विपक्ष को मिल गया और ये मौका खुद दिया है तेज प्रताप यादव ने। इसके पीछे मायने क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों भाइयों की जो आपसी मतभेद है, कलह है, उसमें किसी मोहरे के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हो तेज प्रताप यादव? इससे भी इनकार किया नहीं जा सकता है कि तेज प्रताप यादव खुद से अपनी पार्टी के लिए भस्मासुर बनने जा रहे हो। आखिर ऐसा मैं कह क्यों रहा हूँ? इसके पीछे की वजह समझने के लिए मैंने वहाँ तमाम स्थानीय स्तर पर काम करने वाले बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, जो ज़मीनी समझ रखते हैं, ज़मीन पर उनकी एक अपनी पकड़ है, उनसे जब बात की तो समझने का प्रयास किया। जो समझ में आया आपके सामने परोस रहा हूँ। तो वहाँ की कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। स्थानीय समझ रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से ये आकलन किया जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी गतिविधियां हैं या उनके जो निर्णय हैं या उनके जो हाव भाव हैं, उसको लेकर के, और जो जनता दल यूनाइटेड है उसके अंदर के आपसी जो मतभेद हैं तमाम तरह के, और ख़ास तौर से जेडीयू और बीजेपी के संबंधों में तमाम जो तल्खियां अंदर ही अंदर चल रही हैं, बार बार उसको छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन बिहार में काफ़ी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा था। तेजस्वी यादव इस बार लीड लेते नजर आ रहे थे, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो ऐसा करना था जिसमें तेजस्वी यादव को डाउन किया जा सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन किसी भी कीमत पर 2025 के अंत में होने वाले चुनाव को जीतना चाहता है। तो केवल तेज प्रताप यादव का मसला ही बहुत महत्वपूर्ण कहें या बहुत दिलचस्प कहें, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी दिलचस्प कहानियां और हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रणनीति के लिए और जो चुनावी रणनीतियां हैं उसके लिए माहिर है और उसके लिए पूरे देश में जानी जाती है। आप कितनी भी आलोचना करें, लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति बनाती है, विपक्ष के पास अक्सर उसका काट नहीं होता है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया है, खास तौर से आरजेडी को और लालू प्रसाद यादव के परिवार को, क्योंकि इंडिया गठबंधन में वही प्रमुख दल है और वही सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। बहुत दिलचस्प पहलू हैं जो मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। चूँकि अब वहाँ पूरी लड़ाई को ट्रायंगल बनाने का प्रयास है। लड़ाई का जो ट्रायंगल है उसमें एक तरफ एक कोण पर खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। दूसरे कोण पर खड़े हुए हैं आरजेडी, इंडिया गठबंधन के साथ, जिसमें मार्क्सवादी पार्टी, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी है। लेकिन तीसरा
कोण भी बन चुका है। वो है जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर पांडे यानी पीके की पार्टी। पीके भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि पीके सबसे अहम फैक्टर होने जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको समझने की जरूरत है। प्रशांत किशोर आखिर किसका नुकसान करने जा रहे हैं? प्रशांत किशोर किसको सहयोग पहुंचाने जा रहे हैं, किसको फायदा पहुंचाने जा रहे हैं इस पूरे चुनाव में? इसको अगर समझने का प्रयास करेंगे तब कहानी कुछ और ही कहती नजर आएगी। सामान्य रूप से देखा जा रहा है कि पीके के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन है और खास तौर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर वो तीखे हमले कर रहे हैं। इतने तीखे हमले वो इंडिया गठबंधन के ऊपर या तेजस्वी यादव के ऊपर नहीं कर रहे हैं, जितने तीखे हमले वो इस समय जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के ऊपर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर के तमाम सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की मेहनत को देखते हुए ये लग रहा है कि वो एक सीरियस कंटेंडेंट बनने जा रहे हैं, एक सीरियस फैक्टर बनने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में। जिस तरह से वो अपनी जन स्वराज यात्राएं कर रहे हैं, गांव-गांव उन्होंने पद यात्राएं की और बहुत दिनों से वो मेहनत कर रहे हैं। आखिर इस मेहनत का लाभ किसको मिलेगा? क्या पीके बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में है? वर्तमान सरकार की स्थिति क्या है और तेजस्वी यादव कहाँ खड़े हैं? इसको समझने का अगर प्रयास करते हैं तब दिखाई ये देता है कि बिहार में इस समय एक विशेष रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के अक्सर आरजेडी और तेजस्वी यादव प्रदेश सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर हमलावर दिखाई देते हैं और नीतीश कुमार की सरकार इसमें घिरती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बराबर ये दावा कर रहे हैं लोगों के बीच में कि जब वो सत्ता में आए, जब वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में उप मुख्यमंत्री बने, उनके ही प्रयास से पहली बार काफ़ी लंबे अरसे के बाद बिहार में लोगों को रोजगार दिया गया। जातिगत जनगणना का मुद्दा सबसे पहले अगर किसी ने उठाया था तो वो लालू प्रसाद यादव ने उठाया था। इस पर भी अपना क्लेम करते हैं तेजस्वी यादव और वो कहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना और बिहार में जो सामाजिक संरचना है उसको सामने लाने का बहुत बड़ा जो प्रयास था वो नीतीश कुमार का नहीं था, वो तेजस्वी यादव का था। तेजस्वी यादव उसका भी श्रेय लेते दिखाई देते हैं। तीसरी चीज़ एक ये है कि वहाँ जो एमवाई फैक्टर है, जिसमें यादव और मुसलमान का जो फैक्टर है, यादव मुस्लिम फैक्टर है, वो मिलाकर के लगभग 30% वोट होता है। पिछले चुनाव में एमवाई फैक्टर में एम फैक्टर ने तेजस्वी यादव को धोखा दिया, क्योंकि एमआईएम चीफ ओवैसी वहाँ चुनाव लड़ने गए, अपने प्रत्याशियों को उन्होंने उतारा और जमकर प्रचार किया। सीमांचल के क्षेत्र में 5 सीटें एमआईएम जीतने में कामयाब रही और कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता आरजेडी की बजाय एमआईएम की तरफ जाता दिखाई दिया, जिससे कई सीटें ऐसी थीं जो तेजस्वी यादव हार गए थे। इस बार तेजस्वी यादव ने इस पर फोकस किया है और एमवाई फैक्टर को कंसोलिडेट करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ रोजगार के मुद्दे पर युवाओं के बीच में तेजस्वी यादव ने कई गोष्ठियाँ की हैं। वो युवाओं के बीच में गए और उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया और वही जो मैंने पहले बताया कि जो बिहार में नौकरियां दी गई उसका क्रेडिट लेने का प्रयास करते दिखाई दिए तेजस्वी यादव और लगा कि इसमें काफ़ी सफलता भी उनको मिली है। दूसरा, उन्होंने कई एक स्कीम वहाँ जो घोषित की है, जिसमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तर्ज पर उन्होंने कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो प्रत्येक घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। दूसरी तरफ माई बहन योजना एक बड़ी घोषणा है तेजस्वी यादव की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 2500 रुपये प्रत्येक महिला को देंगे अगर वो सत्ता में आते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि विकलांगों को और वृद्धों को 1500 रुपये पेंशन देंगे। इस तरह की तमाम घोषणाओं को लेकर के मैदान में है तेजस्वी यादव और उनका जो बेस है वो बड़ा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा था। ये ऐसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाली घटनाओं में क्या घटेगा, जो घटनाएं घट रही हैं इसकी प्रतिक्रिया कैसे होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ बात करें प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर की अपनी एक मजबूती है कि वो डेटाबेस पॉलिटिक्स करते हैं, डेटा को जुटाते हैं और उसका अध्ययन करते हैं और उसके हिसाब से मतदाता की साइकोलॉजी समझने का प्रयास करते हैं, तो एक विशेष वर्ग को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का कहना ये भी है कि प्रशांत किशोर के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी अपनी बैतरणी पार लगाना चाहती है। क्या प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित होने वाले हैं? इस पर भी गौर करते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में ये कहा जा रहा है, चूंकि
जेडीयू और बीजेपी के अंदर काफी असंतोष है कार्यकर्ताओं में, और उनके मतदाताओं में बड़ी भ्रम की स्थिति है, और उनके मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है जो छिटक सकता है इस बार बीजेपी और जेडीयू से बाहर जा सकता है। और अगर वो बाहर गया तो बाहर जाने की संभावना कहाँ थी? बाहर जाने की संभावना यही थी कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा, वो तेजस्वी यादव के साथ जाएगा। और अगर ऐसा होता तो जेडीयू और बीजेपी को बड़ा झटका लगता कि उनका वोट कम होता और इंडिया गठबंधन का, तेजस्वी यादव का वोट बढ़ता। प्रशांत किशोर एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको उतारा गया है, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का कहना है, जिसमें काफी दम भी लगता है। प्रशांत किशोर का काम केवल इतना है कि जो एक फ्लो जेडीयू और बीजेपी के वोटर्स का आरजेडी की तरफ जा सकता है उसको बीच में रोक देना, उसके लिए एक ऑप्शन बन के खड़े हो जाना। जो लोग बीजेपी और जेडीयू को वोट नहीं देना चाहते हैं वो प्रशांत किशोर को एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर एक बड़ा तुरुप का इक्का हो सकते हैं बीजेपी और जेडीयू के लिए। लोगों का कहना तो ये भी है कि पीछे से कहीं ना कहीं बैकअप जेडीयू और बीजेपी गठबंधन का भी प्रशांत किशोर के साथ में है। तो क्या वाकई प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का मोहरा है? क्या एमआईएम इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन या तेजस्वी यादव को झटका देने में कामयाब होगा? और तेज प्रताप यादव का ये स्कैंडल आरजेडी को कितना झटका देगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी पूरी तरह अपनी चाल में कामयाब होते दिखाई देता है सत्ता पक्ष यानी एनडीए, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कहीं ना कहीं आरजेडी को घेरने में अभी तक सफल नजर आ रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट पर बैठता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।